कल लास्ट क्वेश्चन ये हुआ था हम लोग का, इसके जैसा क्वेश्चन तो क्लास में कराया गया है, वही सवाल है ये। ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट डिविजिबल हो इनडिविजिबल हो, है ना, ऐसा सवाल भी कर सकते हो। ये सवाल भी होमवर्क में लगा लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा। ये सवाल भी क्लास में करवाया गया था, एग्जिस्टिंग मशीन अपग्रेड मशीन न्यू मशीन वाला। इन्होंने गलत किया है यहाँ पे सोल्यूशन। सही करके लगा लेना, जैसे क्लास में करवाया गया था उस तरीके से करना। ये कराने लायक है ना, कंसीडर करा देंगे, उसमें क्या। चलो पढ़ो बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ो। जून 2018, एक बार सवाल से पढ़ो, कुछ पल्ले पड़े। भैया को अभी नींद आ रही है, अभी से नींद आ रही है। बर्फ के पानी से मुंह धुलो थोड़ा, ठंडा ठंडा लगे मुंह पर। और भी है नीचे ये सब। इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड is considering a proposal to replace one of its machine, तो रिप्लेसमेंट डिसीजन है, नॉर्मली इंक्रीमेंटल टेक्निक से लगाया जाता है। एग्जिस्टिंग मशीन परचेज करी थी 3 साल पहले 20 लाख रुपए की, और 20% डेप्रिसिएट हो रही है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, तो 3 साल बाद अब वैल्यू कितनी बची होगी, 20 लाख का 20% 3 बार माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि इस समय वैल्यू कितनी बची होगी। इट हैज रिमेनिंग लाइफ फुल ऑफ 5 ईयर, तो अभी 5 साल और चल सकती है। लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो रही है, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 1 लाख पर एनम फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 ईयर। ठीक है, तो टोटल 6 ईयर से क्या होगा, 1 लाख का इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, 1 लाख का एक्स्ट्रा मेंटेनेंस खर्चा होगा।
ठीक है। लेकिन 6 ईयर कहाँ से लेने हैं आपको? इंस्टॉलेशन की डेट से लेने हैं, जिसमें से 3 साल तो वैसे ही हो चुके हैं। यानी अब जहाँ सवाल लगाओगे वहां के तीसरे साल के एंड से क्या हो जाएगा, 1-1 लाख का खर्चा बढ़ जाएगा। इट्स रिलाइजेबल वैल्यू अभी की 12 लाख रुपए है, अभी बेच दे तो 12 लाख आ जाएंगे। ठीक है। और कंपनी के पास सेवरल मशीन्स हैं हैविंग 20% डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा मशीन है, उस टेक्निक से चलना पड़ेगा। न्यू मशीन कॉस्ट 30 लाख, नई मशीन की कॉस्ट 30 लाख आएगी। इट्स सब्जेक्टेड टू सेम रेट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आफ्टर 5 ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू रिलाइज 18 लाख विद न्यू मशीन। द एनुअल प्री टैक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन डिक्रीज बाई 2 लाख, मतलब नई मशीन लगाने में 2 लाख का खर्चा कम हो जाएगा। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं, नई मशीन लगाएंगे 2 लाख का खर्चा कम हो जाएगा। और एक खर्चा ये भी कम हो जाएगा, 1 लाख ये बचना चालू हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको क्या कराना पड़ता, मेंटेनेंस कराना पड़ता। नई मशीन में कोई मेंटेनेंस नहीं कराना। नई मशीन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, और इससे आपको प्री टैक्स 3 लाख का रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगा कितने का, 3 लाख रुपए का हर साल के एंड में। टैक्स रेट 40% के हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% की है। कंपनी को देखना है, चॉइस करना है कि नई मशीन लगाई जाए कि ना लगाई जाए। वो चॉइस हमें किसके बेसिस पे करनी है, एनपीवी के बेसिस पे करनी है। उसी के बेसिस पे तो हम लोग करते ही चले आ रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस तरीके से दे रखे हैं। प्रेजेंट का इंक्रीमेंटल बोल भी दिया है, तो अब तो तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा, इंक्रीमेंटल टेक्निक से ही लगाना है। एनालिसिस ऑफ यूजिंग एक्सटेंसिव मशीन वर्सेस रिप्लेसिंग द न्यू मशीन, ठीक है। प्रेजेंट एनुअल डिस्काउंटेड कैश फ्लो इन योर आंसर विद सेपरेट कैलकुलेशन शोइंग एनुअल discounted cash flow on account of incremental depreciation without netting of the capital asset outflow or inflow, ठीक है। तो डेप्रेशन को हम लोग इंक्रीमेंटल की तरह लेंगे, विदाउट कैपिटल एसेट को नेट नहीं करेंगे हम लोग, कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ। कैसे किया जाएगा अभी बताएंगे। और नियरेस्ट रुपी तक लिखना है, और प्रेजेंट वैल्यू वही यूज करने जो सवाल में दे रखा है, ठीक है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन। आओ देखो भैया इसको कैसे लगाएंगे। पहली बात तो इंक्रीमेंटल तकनीक से चलना है आपको, ठीक है। क्या करना है हमें, इंक्रीमेंटल टेक्निक से चलना है। ये सब सवाल हैं, एक एक सवाल आधे आधे घंटे के हैं। जब पहली बार लगाओगे वही बच्चा 10-15 मिनट में लगा सकता है जो सवाल को 3-4 बार घर से लगा के गया हो। सवाल की वैसे समझो तो 10-12 मिनट का है, लेकिन उस बच्चे के लिए जो ऐसे सवाल खुद 3-4 बार क्या कर चुका हो, ट्राई कर चुका हो। ऐसे का मतलब यही वाला सवाल कि हर सवाल अलग अलग होता है, तो की बात फॉलो नहीं होती, सारे सवाल एक जैसे लगते हैं। ठीक है? हर सवाल में कुछ ना कुछ नयापन होगा, कुछ ना कुछ अकड़ लगा भी लगा रहे होंगे, लेकिन कहानी बताने का जो तरीका होता है वो इंग्रेडिएंट सवाल में जो दिए जाते हैं वो सब में अलग अलग होते हैं। लगाते एक ही जैसे, तो वो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं। हाँ बेटा, इंटर में भी था, यही तो कॉपी पेस्ट करके इंटर में डाला है नई वाले सिलेबस में। इंटर के सिलेबस तो पहले से नहीं था, यहीं से कॉपी पेस्ट किया है। वो कब आया है, आज से 6-7 साल पहले आ चुका है एग्जाम में। तो देखो भैया किस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे हम लोग इसमें। 5 साल तक है ना मैटर। तो देखो क्या क्या फायदे होंगे आपको नई मशीन लगाने, सब इंक्रीमेंटल सोचना है। पहली बात तो 1 लाख रुपए ये बचना चालू होगा टोटल लाइफ के 6 ईयर से, जिसमें से 3 साल तो पहले एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये कहो ना कि सवाल के तीसरे साल से 1-1 लाख लखना बचना चालू होगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा सेविंग इन
मेंटेनेंस कॉस्ट 1 लाख यहाँ बचेंगे, 1 लाख यहाँ बचेंगे, 1 लाख यहाँ बचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये 1 लाख हमारा सेव हो जाएगा अगर मैं नई मशीन लगा देता हूं तो। और क्या फायदा हो रहा है, नई मशीन लगाने में आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी क्या हो रही है, 2 लाख रुपए से डिक्रीज हो जा रही है। तो ये हो गया हमारा एक तो सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये हर साल डिक्रीज हो रही 2-2 लाख से। तो नई मशीन लगाने का एक ये फायदा निकला। तीसरा फायदा है कि नई मशीन से आपका रेवेन्यू क्या आएगा, नेट रेवेन्यू लिख दिया है, इसका मतलब खर्चे वर्चे माइनस कर चुका है उसके। वर्ड क्या यूज किया उसने, तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट जो है वो लेस कर चुका है। तो 3 लाख का ये बेनिफिट है प्री टैक्स। तो इंक्रीमेंटल नेट रेवेन्यू 3-3 लाख रुपए का ये आएगा। ये तीनों तो टेक्निकली फायदे हो गए। ठीक है, ये तीनों क्या हो गए, हमारे बेनिफिट हो गए हैं। और कोई फायदा हो रहा है? तो शायद सोल्यूशन में यही 2 लाख छोड़ दिए गए थे ना, यही 2 लाख इन लोगों ने मिस कर दिए हैं। यहाँ अगर सोल्यूशन देखोगे तो उन्होंने एक्सपेंसेस 1 लाख माइनस करके दिखा दिए हैं यहाँ। और ये माइनस करने का कोई मूव वो थोड़ी ना था यहाँ। तो पुरानी मशीन में होता हमारा खर्चा, जहाँ 1 लाख माइनस कर दिन पकलेट लोग, तो सवाल का धज्जियां में उड़ा दी। चलो कोई बात नहीं, हम सही करा देते हैं। अब यहाँ कह रहा था कि 2 लाख जो आपकी कॉस्ट डिक्रीज होगी उसमें भी डिप्रेशन हमने नहीं देखा है। तो डिप्रेशन की वजह से जो टैक्स बचत होगी वो भी एक फायदा हो जाएगा। ठीक है, डिप्रेशन की वजह से जो टैक्स बचत होगी वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक बेनिफिट हो जाएगा। या ये कह लें कि एक्स्ट्रा डिप्रेशन यहाँ हम लोग माइनस कर दें, ये तो बचत हो गई, तो इंक्रीमेंटल पीबीटी आ जाएगा। लेकिन डिप्रेशन भी हटा दें तो फिर आएगा इंक्रीमेंटल पीबीटी। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन की बात करूँ, इंक्रीमेंटल सेविंग का लफड़ा अलग से नहीं करना पड़ेगा। अब ये समझना है कि इंक्रीमेंटल डिप्रेशन कैसे निकल के आएगा। ठीक है, बस यही समझने वाली बात है। पुरानी मशीन की अगर WDV देखें, देखो डिप्रेशन निकालने का ब्लॉक में क्या तरीका होता था, अगर याद हो आपको, आप सबसे पहले ओपनिंग WDV लेते थे, प्लस ऐड करते थे जितना आपने इस साल परचेज किया है। तो इस साल परचेज किया आपने 30 लाख रुपए का, कहो हाँ, टोटल करते, फिर माइनस करते कितने में बेचा है पुरानी मशीन, तो वो बेची कितने में आपने, 18 लाख में। पुरानी मशीन कितने में बेची, 12 कहाँ बिकी, 12 लाख की नेट रिजाइबल वैल्यू है। अच्छा, 12 लाख की है। तो घटाना तो 12 लाख चाहिए इनको। इसको ऐसे समझ लो, इसको छोड़ो, पुरानी मशीन की पहले WDV निकालो। WDV ऑफ ओल्ड मशीन 20 लाख की खरीदे थे, 3 साल का मैटर हो चुका है अब तक। तो यानी अगर पुरानी मशीन चलती रहती तो तुम इस साल 10-24 में डिप्रेशन निकालते। ठीक है, जबकि नई मशीन जो है वो 30 लाख की लाए हो। ठीक है, तो इस पे डिप्रेशन लगाते 20% के हिसाब से, इस पे निकालते फिर माइनस करते। या डायरेक्टली सोचो कि आपका इतने पे डिप्रेशन अब एक्स्ट्रा लगना चालू होगा, समझ रहे हो।
चाहे हम 10-24 से पहले 5 साल तक का WDV निकालें, 20 फिर 30 लाख पे 20 निकालें, फिर माइनस करें। या फिर ये समझो कि आपका जो डिप्रिसिएशन बेस है, डिप्रेशन बेस का मतलब WDV फॉर डिप्रेशन जो होगा वो कितने से बढ़ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस है। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिप्रिसिएशन बेस, मतलब जिस पे डिप्रेशन आप कैलकुलेट करते हो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में डिप्रिसिएशन बेस कहा जाता है। उसमें 18 से बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है यहाँ, लेकिन हम लोग डिप्रेशन का सोच रहे हैं क्योंकि 12 लाख अभी रियलाइजेबल वैल्यू, इनकम टैक्स में देखें तो वही चल रहा है, 18 लाख पे ही लगेगा। लेकिन यहाँ अगर देखोगे अकाउंटिंग के हिसाब से, है ना, तो 10,24,000 उसकी आज WDV है। आज अगर डिप्रेशन लगाते तो 10-24 पे निकलना चालू होता, इस साल 10-24 पे 20%, फिर घटाते, फिर जो बचता अगले साल उस पर 20%, ऐसे ही चलता। नई मशीन लेके आओगे अब 30 लाख पे लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपका जो डिप्रिसिएशन बेस है, यानी इंक्रीज इन डिप्रिसिएशन बेस, ये आ गया 19,76,000 पे। यानी कुल मिला के नई मशीन लगाने पे 19,76,000 पे डिप्रेशन ज्यादा लगने लगेगा। ठीक है, हर साल क्या होगा, 1976 पे ज्यादा लगेगा। तो 1976 का 20% निकालोगे, फिर माइनस करोगे, फिर 20% निकालोगे, फिर माइनस करोगे, फिर 20% निकालोगे, फिर माइनस करोगे, तो इस तरीके से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आएगा। 19,76,000 का 20% निकालो, 3 लाख, फिर माइनस कर दो, फिर इंटू 20%, एक साथ होता रहेगा करोड़ रुपए। आपको लिखना क्या है, 19,76,000 पहले, इंटू 20%, माइनस इज इक्वल टू, फिर इंटू 20%, फिर माइनस इज इक्वल टू, फिर इंटू 20%, फिर माइनस इज इक्वल टू, फिर इंटू 20%, फिर माइनस इज इक्वल टू, फिर इंटू 20%, और इस तरीके से गेम चलता रहेगा और एक बार में सारी चीजें कैलकुलेट होके आ जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं। अरे वो इनकम टैक्स में चलता ना ओपनिंग WDV वाला मेथड। कहाँ 10-24 कर लोगे, वहाँ फॉर्मूला तो ओपनिंग WDV वाला होता है। हाँ बेटा, और हाँ तो क्या हुआ, वहां से सेल वैल्यू माइनस करते हो, WDV नहीं इनकम टैक्स में। दस चौबीस ओपनिंग हो जाएगा और प्लस 30 की परचेज हो जाएगी, 12 के, हाँ कुल मिलाकर वही आएगा, यही उससे भी निकालोगे तो यही आएगा, चाहे इसको ऐसे समझ ले आदमी। ठीक है, हैं? क्यों? पूरा नहीं नहीं कर पाओगे ना, पुरानी मशीनों की WDV नहीं पता, प्रॉब्लम इस बात की। तो आप इंक्रीमेंटल टेक्निक से ही काम कर पाओगे। जो और सेवरल मशीन्स हैं क्वेश्चन में उसकी WDV पता नहीं, ये तो केवल इस मशीन के WDV, और भी तो मशीनें हैं। इंक्रीमेंटल निकालना है यहाँ, वो वाला तरीका तब अपना पाते जब पुराने जो मशीनें हैं उनकी WDV भी सवाल में गिवन होती, निकाल लेते, लेकिन वो मशीन दे ही नहीं रखी, प्रॉब्लम इस बात की। तो आप इंक्रीमेंटल तकनीक से ही निकाल पाओगे, यही एक रास्ता आपके पास बचा है और कोई रास्ता है नहीं इस सवाल को करने के। जब डेटा और प्रोवाइडेड होता तो उस तरीके से सोच के कर सकते थे हम लोग, लेकिन डेटा वो है नहीं तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं बची। अब देखो यहां से निकाल लेंगे हम लोग इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपको क्या करना है, ये फायदा हो रहा है जोड़ दो, फायदा हो रहा है जोड़ दो, फायदा हो रहा है जोड़ दो, एक्स्ट्रा डिप्रेशन लग रहा है, लॉस हो रहा है घटा दो। ऊपर वाले चारों को जोड़ने, पहले तीनों को जोड़ने हैं और फिर लास्ट वाला क्या करना है, माइनस करना है। 1,00,000
95,200 कहाँ से आ जाएगा? हाँ हाँ, ये सही लग रहा है। 1,04,800, 1,83,840, 3,47,072, 3,97,658, 100। या आ गए इंक्रीमेंटल पीबीटी, यानी नई मशीन लगाने से हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने रुपए से ज्यादा आएगा। टैक्स रेट आपको दे रखे हैं कितने, सीधा इसका 60% कर लो, इंक्रीमेंटल पैट आ जाएगा। क्या टैक्स एक्स माइनस किया जाए, डायरेक्टली 60% करो। हाँ बेटा, 62,880, 1,10,204, 304, 2,8,2,43। अगला 2,05,95 और 2,62,800। ये इंक्रीमेंटल पैट आया है। इंक्रीमेंटल डिप्रेशन वापस जोड़ो तो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आए, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आए। डिप्रेशन पलट के वापस जोड़ना मांगता है। कितना? 4,58,080, 4,26,464, 4,61, 171, 4,40, 937, 4,14,700। या आगे इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। अब निकालेंगे बेटा डिस्काउंटिंग फैक्टर। और निकालना क्यों है, डिस्काउंटिंग फैक्टर तो दे रखा है सवाल के अंदर ही, 10% के रेट से, 0.909, 826, 751, 683, 621 मल्टीप्लाई करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेंगे, फिर इसका कर लेंगे सम। सोलह, सबसे लास्ट में बता रहा हूँ कितना, इससे मल्टीप्लाई किया पूरे से, जिसे किया है 16,79,923 माइनस करोगे इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। नई मशीन 30 की लाओगे, पुरानी मशीन 12 की निपट जाएगी, आपकी जेब से जाएंगे 18 लाख रुपए। एनपीवी आ रहे निगेटिव कितनी, 1,20,077। Since NPV is negative, machine should not be replaced. ठीक है, इस सवाल के सोल्यूशन में इन लोगों ने 2-3 जगह गलती करी है। पहली गलती 1 लाख माइनस में पता नहीं क्या है दिखाए पड़े, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस तो पुरानी मशीन में हो रहा था, नई मशीन लगाएंगे तो 1 लाख का वो खर्चा बचेगा, बढ़ेगा थोड़ी ना। एक तो ये महाबेवकूफ़ी, ठीक है। दूसरी बात, जो 2 लाख का खर्चे हमारे क्या हो रहे थे, यहाँ बच जा रहे थे,
क्या कह रहा था कि नई मशीन लगाने से, है ना, क्या होगा, 2 लाख का ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसको कहीं लेबे नहीं करें, कहीं लिखबे नहीं करें, समझ रहे हो? उसको कहीं लोगों ने क्या किया है, लिखा ही नहीं। तो ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो इन्होंने सोल्यूशन में कर दिए हैं गलत, जिसकी वजह से इनका डिसीजन भी चेंज आ गया है। इनका तो आ गया कि नई मशीन लगा दो। किसका? पता नहीं कहाँ लिए हैं जोड़ घटाना करके। अच्छा, एक चीज हम लोग ने वो कंसीडर नहीं करी क्या, क्योंकि हम लोग का भी पॉजिटिव आना चाहिए। बात तुम्हारी सही। नई मशीन की सैलवेज वैल्यू कितनी है? नई मशीन की सैलवेज वैल्यू है भैया 18 लाख, उसको तो कंसीडर करो। समझ रहे हो? नई मशीन आपकी 18 लाख की लास्ट में बिक जाएगी। तो ऐसा करो, यहाँ तक ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज तो मिस ही हो गई छोटी सी। ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल रिकरिंग कैश इन, जो हर साल एक्स्ट्रा आएंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू है। एक आपको और लेनी है, जो 5 साल बाद मशीन बेच के पैसा कमाओगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज वैल्यू या टर्मिनल वैल्यू कह दो। तो आपके पास 18 लाख रुपए आएंगे मशीन को बेच के 5वें साल। तो 5वें साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। कितना? 11,17,800 रुपए। अब इनका सम करो, 27,98,97,723। इसमें से 18 लाख माइनस करो, 9,07,000। एनपीवी पॉजिटिव है, मशीन लगा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इन लोगों ने कुछ इनफ्लो छोड़ भी दिए थे, तो इसलिए इनकी एनपीवी थोड़ी कम आई है। इनकी एनपीवी आई है सिर्फ 2 लाख के आसपास। तो हर साल का 2-2 लाख का एक जो बचत हो रही थी उसको इग्नोर कर दिया है। एक एक लोग का जो फायदा हो रहा था उसको लॉस दिखा देंगे। समझ? 18 लाख पे सेवरल मशीन में पता नहीं ना कि उसकी वैल्यू कितनी, उसको कंसिडर कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि पुरानी मशीन कितने की थी वो तो ज्यादा बेचते हो ना, उसके ब्लॉक से ज्यादा बेचते हो तो कैपिटल गेन आता है। तो ब्लॉक है कितना बड़ा, क्या वैल्यू है वो नहीं बताया। जब इतना माहौल क्रिएट ही कर रहे थे तो पुराने ब्लॉक के डब्ल्यू भी बता देनी चाहिए थे सवाल में। तो इतना बता ही रहे थे तो बता देते, जहाँ लिखा था ना सेवरल मशीन है वहीं लिख देते कि हैविंग डब्ल्यू ऑफ 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, जो भी लिखना था लिख देते, और सवाल को मजे से कराया जाता। चलो कोई बात नहीं, जैसा है भैया वैसे ही कर पाओगे। तो इसको इस तरीके से लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। 2 चीजें इन लोगों ने इग्नोर कर दी थी, 1 लाख इसको गलती से माइनस में लिख दिया है और ये लिखा नहीं, उसकी वजह से सोल्यूशन पूरा हम लोग का अलग आया है, यानी कि चेंज आया है। तो यही आएगा सही सोल्यूशन। फोटो शेयर कर दे रहे हैं, घर पे आराम से टीप लेना। चलो आगे के सवाल में चलते हैं, देखते हैं क्या है भाई। 9 वाले जैसा है। हाँ हाँ, बस। हाँ भाई, मशीन है इंस्टॉल है कि नहीं है, है ना।
तो जस्ट इंस्टॉल वाला नहीं था, वही है सवाल। इतना तो कर ही लेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, उस हिसाब से इंक्रीज कर लेंगे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में, तब तो मैनेज कर ही लेंगे। लो इससे गया, इसको भी ट्राई कर लेना, लगा लेना। ठीक है, जो जस्ट इंस्टॉल वाला क्वेश्चन नहीं गया था, एडिशनल का टूल था, कौन सा था? एडिशनल का 3, 2, 3 जो भी था, उसी के जैसा है, लगाना अपना, ट्राई करना घर पे। ये देखो एक छोटा सा सवाल आया है, नन्ना मुन्ना, पढ़ लो एक बार। और कितनी चीजें इस सवाल में हम लोग को निकालनी, सब कैलकुलेट करवा देंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। इन्हें सेंसिटिव वाला है ना, ये तो किस चैप्टर पढ़ते थे हम लोग? चैप्टर नंबर 3 में, सेकंड में पढ़ोगे, तो उसको पेंडिंग कर देना आफ्टर सेकंड चैप्टर। ठीक है, जो ज्ञान है ना, ये जो यहाँ दे दिया इन्होंने, चैप्टर नंबर 2 में सिखाया जाएगा, तभी कर पाओगे ये सब। इसका आधा सवाल लिया नहीं गया यहाँ पे, इतना ही सवाल था क्या ये? नेक्स्ट जो है 1242, 1441, तो आंसर चालू हो गया ना। ये जो छाप दिया है टेबल, मतलब यहीं तक क्वेश्चन ही है, इसका कोई लेना देना नहीं इस सवाल से, बस यही सवाल है इतना। यहाँ कह रहा है कि जो इनडिविजिबल प्रोजेक्ट होते हैं कैपिटल रेसनिंग के अंदर, तो इन सिचुएशन में आप कैसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो? जब इनडिविजिबल होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन बनाते हैं और हाईएस्ट एनपीवी को चूज करते हैं। ठीक है, तो वही तुम्हें एक्सप्लेन करना है, लिखना है। फिर एग्जाम्पल बता के भी बता दिया है कि मान लो अपने पास ये 4 प्रोडक्ट होते, इतनी इतना आउटले लगता, इतनी इतनी एनपीवी आती, है ना? तो अपने पास मान लीजिए अवेलेबल कितना है, तो कॉम्बिनेशन सेट करके अपना बता दिया है। कौन से पे लगाते हैं आप? 600 अगर होते तो है। हाँ, अपने मन से लेट किया, ज्यादा कलाकारी करने के चक्कर में एग्जाम्पल बना दिया, उसको भी आंसर लिख के अपना दिखा दिया। जब लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता तभी हरकत की जाती एग्जाम में, कि अपना आंसर 3, 4 लाइन में खत्म हो जाए, फिर भी कुछ लिखने का मूड करे तो आदमी क्या करता है, एग्जाम्पल बना के लिख देता है। तो वही ये कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर देखें तो ए बी और डी में सबसे ज्यादा एनपीवी आएगी। ठीक है, ए बी डी में सबसे ज्यादा एनपीवी आएगी, तो हम लोग क्या कर लेंगे अल्टीमेटली, उसी को चूज कर लेंगे, ए बी डी।
तो ऐसे एग्जाम्पल बना के भी तुम लोग लिख सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ बेटा, कुछ और पूछा है क्या? देखिए, कैन देयर इज सिचुएशन वेयर प्रोजेक्ट with lower NPV is chosen while disregard a project with higher NPV explain। तो कह रहा कोई लोअर वाला एनपीवी वाला चूज कर लोगे, हायर वाले को छोड़ दोगे, तो है तो ये वही तो कर रहे हैं भाई। अगर देखो तो टेक्निकली हमने एक लोअर एनपीवी वाले को चूज कर लिया, हायर वाले को छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि इस हायर वाले में आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। ऐसी सिचुएशन उसने क्रिएट करी है कि एक हायर वाला देखो छूटा जा रहा है, लोअर वाला एक्सेप्ट हुआ जा रहा है। तो वह एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया इसमें हायर है, लेकिन आउटफ्लो देखो तो 400 लाख का हो रहा है, में 100 लाख का इनफ्लो होगा 175 लाख लगा के। तुम लोग इसी को चूज करेंगे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ड्राफ्ट करने की कोशिश करिए, ऐसा समझ लो। ये क्वेश्चन भी क्लास में कराया जा चुका है, अगर याद हो तुम लोग को तो। एग्जैक्ट पूरा सवाल था, क्लासरूम में ही किया गया है। ये देखो 1 नंबर का कौन सवाल आया है, तो क्या है, मेरा इक्विपमेंट 20 लाख का है, 8 साल चलेगा, मिनिमम प्री डिस्काउंटेड इक्वल एनुअल कैश इनफ्लो क्या होगा वाइल वाइल परचेजिंग द इक्विपमेंट। एज्यूम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 14%, देयर इज नो सैल्वेज वैल्यू। अगर 20 लाख जा रहे हैं, है ना, कितना इनफ्लो आए, तो 14% के रेट से पीवी एफ निकालो 8 साल का। 14% के रेट से पीवी एफ निकालो 8 साल का। कितना आया, 6.00, कितना आया। A1 डिवाइड बाय हम ही निकाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4.63 आया है, 4.63886 आया है। डिवाइड करोगे ये लपक के आंसर आ जाएगा और मिलेंगे आपको 1 नंबर। तो कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय पीवीएफ करते हो तो इनफ्लो आ जाएगा, तो वही निकालना था। 2021 तक एमसीक्यू 1 नंबर के आते थे, 2022 से चलन हुआ है कि 2 नंबर का एमसीक्यू देना चालू किया गया है। और अभी 1 2 अटेम्प्ट पहले से चलन हो गया है कि एमसीक्यू करना भी है और जस्टिफिकेशन भी नहीं देना है, केवल गोला बनाना है, ठीक है। तो ये काम थोड़ा सा सही हो गया है कि आपको जस्टिफाई नहीं करना पड़ रहा अपने आंसर्स को, जो भी आया है अपना टिक कर दोगे, बात खत्म हो जाएगी। चलो आगे सवाल देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पढ़ लो भाई, एक बार सवाल पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, तो क्या करोगे भाई, बड़ा बना दिया छोटा बना दिया, उसमें क्या कर सकते हो बताओ। केस स्टडी टाइप का है। 2020 में ऑनलाइन पेपर हुआ था, तुम लोग को आइडिया ही होगा, दिसंबर 2020 में। उसमें खूब सारे बच्चे पास हो गए थे, फाइनल का रिजल्ट ही आया था करीबन 47 48%। हाँ, किसी कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, कंपनी भगा दी इनके, इन साले ऑनलाइन पढ़ लिख के पास हुआ हो यहाँ से, भगा दी इन कंपनियां, प्लेसमेंट ही नहीं हो पाया उन लोग का।
उसके बाद जब इतना ज्यादा रिजल्ट आ गया तो मार्केट में सीएमए इधर टहल रहे, इधर उधर झोला लेके। दिसंबर 21 में ऐसा पेपर ही बनाई इसकी, अब कोई पास ना हो। दिसंबर 21 के जितने भी सवाल तुम्हें मिलेंगे हर एक चैप्टर में इस तरीके से मिलेंगे, क्या ही बताया जाए। समझ रहे हो? हाँ बेटा, गूगल पे सर्च कर लो, पता चल जाएगा। उसमें क्या है, उसमें रिजल्ट कंपैरेटिव दिसंबर 20 से बहुत कम था, नॉर्मल रिजल्ट के जैसा हो गया। हाँ, तुक्का लगा भी क्या कर लेगा, सही थोड़ी इंस्टीट्यूट कर देगा। 21 में जानते हो क्या कैसा पेपर का पैटर्न हो गया था? पेपर एमसीक्यू मोड में ही था, लेकिन तुम्हें सोल्यूशन लिख के स्कैन करके डालना था। समझ लो, और डाल तुम नहीं सकते थे। पूरे एग्जामिनेशन सेंटर में 2 फोन होते थे। पेपर करो उनके पास जाके चिरौरी करो, भैया अपलोड कर दो, भैया अपलोड कर दो, भैया अपलोड कर दो। वो कहता था अरे रखो हम कर देंगे अभी, वो बाद में होता ही नहीं। तो काफी बच्चों को पेपर ही अपलोड नहीं हो पाया। टिक तो कर दी इनके, लेकिन सपोर्टिंग आंसर उनको नहीं मिल रहा है। समझ लो, तो आप बात हो गई कि मान लो किसी ने फॉर्म भरा, उसमें कहा कि पैन कार्ड अटैच करो, अटैच नहीं करो तो क्या ही देखेगा, फॉर्म रिजेक्ट, काम खत्म। तो ऐसे करके जब डेटा उन लोग के पास नहीं गया इंस्टीट्यूट के पास, तो आधे बच्चे उसमें निपट गए। किसी कुछ अपलोड नहीं हुआ, किसी कुछ अपलोड नहीं हुआ। कुछ बच्चों ने अपना अपलोड करा लिया, जैसे थोड़ा पेपर कर ली 50-60%, तो कहीं अपलोड कर दो भैया, अपलोड कर दो। तो उस समय खाली बैठा था लौंडा, कर दी अपलोड। कुछ बच्चे थे पूरा 3 घंटा बिताने के बाद वहीं लाइन में लगे इकट्ठा, कहीं भैया अपलोड करो, कहीं रखो यहाँ अभी कर देंगे, जाओ तुम घर जाओ। कर पे नहीं करी साथ ही लोग का। अब तो ये मोबाइल इतने 300 लोग का अपलोड करना, क्या कर पाए बेचारा। हाँ, और क्या है, कॉमेंट भेज देते हैं। नहीं, अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग अपलोड होता, तफरीक बात तो ये समझो। क्वेश्चन नंबर 4 अलग फोटो अपलोड होगी, क्वेश्चन नंबर 4 भी अलग फोटो अपलोड होगी। समझ रहे हो? इतना काम दे दी उसके लिए, तो एक एक कंप्यूटर सेपरेट अपना खुद का होता, तो आदमी अपना स्कैन करके क्या कर देता, अपलोड कर देता। मोबाइल न लेता, कैमरा लगा के देता, स्कैन फैसिलिटी देता। स्कैनर आते हैं ना, लोड कर देते उससे, ना मोबाइल ले जाने देता। लेकिन 21 के जितने भी सवाल है हर चैप्टर में कुछ ऐसा ही मिलेंगे तुमको, मोटा मोटा। ये सब सवाल दोबारा सवाल सब नहीं आएंगे, ये सब इनको इग्नोर भी कर सकते हो। सोल्यूशन भी ऐसा देश है कि दिमाग की तुम्हारी बत्ती जल जाए। इन सवालों को इग्नोर कर देना, इनके चक्कर में ना पड़ना। एक जैसे लग रहा है इनको। ये सवाल देखो कर चुके हो, कितनी बार आ चुका है देख ही सकते हो, ये बार बार रिपीट होके आ रहा है। 22 में देखो क्या कहना चाह रहे हैं, पढ़ लो भाई दिसंबर 22 का क्वेश्चन। दिसंबर 22 में देखो आंसर में क्या करी, जब 4-5 चीजें टोल निकलती होंगी छोटी छोटी, तो एक एक दो दो नंबर, एक एक तीन तीन नंबर बाइफरकेट करके लिख दी। तो कॉपी चेक करने का लाभ होता है कि पहली चीज सही होगी 1 नंबर दो, एक दूसरी चीज सही होगी 3 नंबर दो, एक चीज सही होगी 1 नंबर दो, एक चीज और सही होगी 2 नंबर दो। पढ़ लो भाई, क्वेश्चन पढ़ लो तो फिर करा सकते हैं हम। Bittain Limited has a one only water pollution control machine in its type block of asset। ठीक है, एक ही एसेट है with no book value under the provision of the Income Tax Act 1961। 2 साल बाद लिख के आएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। एड इज सब्जेक्ट टू रेट ऑफ डिप्रेशन ऑफ 100% इन द ईयर ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन। तो कुल मिला के वाटर कंट्रोल इक्विपमेंट लगाया है, उस पर 100% डिप्रेशन क्लेम हो चुका है पहले साल में। तो एसेट तो आज है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू क्या है, 0, और कोई एसेट है नहीं ब्लॉक में, ऐसा कह रहे हैं अभी। ड्यू टू फंड क्रंच, Bittain Limited decided to sell the machine which can be sold in open market of
वन फॉर 5 लाख इजिली, तो 5 लाख में बेच सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस फ्रॉम द रिलाइजेबल सोर्स, Setna Limited come forward to buy this machine for 5 lakh and lease it to Britain Limited for the rental rent of 90,000 per annum for 5 years. Britain Limited decided to invest the next sale proceed in a risk-free deposit, fetching yearly interest rate of 8.7% to generate some cash flow. It also decided to relook entire issue of fresh after the set period of 5 years. Another company, Delta Limited, also approached to Britain Limited proposal to sell a similar machine for 4 lakh. To the later undertook to buy its back at 5 years, 1 lakh rupees. कुल मिला के इनके पास दो प्रपोजल आए हैं, एक आए हैं चेतना लिमिटेड से, एक आया है डेल्टा लिमिटेड से। तो आपको बताना है कि इन दोनों में इनके लिए कौन सा बेहतर होगा, ठीक है, किस वाले के साथ ही जाएं अपना। तुम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई क्या है। तो वो इसके साथ जाओगे तो पुरानी मशीन ये 5 लाख की ले लेगा, आपके पास 5 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन उसकी बुक वैल्यू 0 है, तो 5 ही लाख आपका कैपिटल गेन बन जाएगा। तो 5 लाख कैपिटल गेन बन गया तो 34% तो टैक्स चला जाएगा, ठीक है। तो ये पैसा आपके पास, फिर बोला था इस वाले में जो भी पैसा ये बच के आएगा इसको आप क्या करोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, जहां पे 8.75% पर ईयर का इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो एक इंटरेस्ट इनकम आपकी बनती चली जाएगी, तो दो दो तीन तीन इनकम बन रही है। अब देखो पहला क्वेश्चन समझो क्या मैटर क्या है। एक ऑप्शन में सेल एंड लीज बैक है कि हम पहले अपनी ही मशीन बेचेंगे, फिर वही मशीन क्या कर लेंगे, लीज पे ले लेंगे। लीज वाले टॉपिक में इसी को हम लोग बोलते थे सेल एंड लीज बैक, पहले सेल करो फिर वापस लीज पे ले लो, ठीक है। और दूसरे वाले में है कि उसको सेल कर देंगे और एक दूसरी मशीन ले लेंगे, कितने में, 4 लाख में। तो इसमें है कि हम मशीन बेचेंगे और वही मशीन वापस लीज पे ले लेंगे। इस वाले में उस मशीन को बेच देंगे, एक दूसरी मशीन वो हमको दे देगा 4 लाख में, उसको 5 साल चलाएंगे। ऐसे ही है, पढ़ लो। ऐसे ही बोला गया, पढ़ लो। कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे ऐसे सवालों में। तो देखो पुरानी मशीन तो आप बेचोगे ही बेचोगे, ओपन मार्केट में इन लोग से मतलब नहीं है, वो बाहर मार्केट में बेचोगे। इस ऑप्शन को चुनोगे तब भी पुरानी मशीन बेचोगे, इस ऑप्शन को चुनोगे तब भी पुरानी मशीन बेचोगे।
तो ऐसा करते हैं, पहले पुरानी मशीन बेच ही देते हैं, वो यहाँ से पिक्चर से गायब है। वर्किंग नंबर 1, सेल ऑफ ओल्ड मशीन होगी 5 लाख की, माइनस इस पे आपको 34% टैक्स देना पड़ेगा। 1,70,000 आपके पास नेट प्रोसीड जो आएगी ओल्ड मशीन को बेचने से, वो 3,30,000 रुपए आएगी। अब आपके पास जो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, उसमें क्या करोगे आप, ये हैं आपके ईयर, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या पैसा कहाँ कहाँ आएगा और कहाँ कहाँ पैसा जाएगा वो लिखना है हमने, ठीक है, कहाँ कहाँ पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पैसा जाएगा। इस वाले ऑप्शन में 90,000 का आप लीज रेंटल हर साल पे करोगे, 5 साल तक पे करोगे, ठीक है। तो एक लीज रेंटल का पेमेंट होगा, लेकिन वो पेमेंट नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि लीज रेंटल अगर दोगे तो टैक्स की बचत होगी, क्योंकि इन्फ्लो तो दे नहीं रखे यहाँ पे कि इस मशीन से कितना पैसा कमाओगे, वो भी कर सकते हो, वही बात है, ठीक है। तो देखो इधर लीज रेंट आप पे करोगे, लीज रेंट देना पड़ेगा, और इस 3,30,000 पे इंटरेस्ट कमाओगे, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न करोगे, इसका इंटरेस्ट हुआ कितना, 3,30,000 पे 8.75% रेट से इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 27,28,000। तो लीज रेंटल आपको 90,000 देना है हर साल, ये आपकी जेब से जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, और ये 28,875 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जाने वाला है, मतलब आउटफ्लो है, ये क्या है आपका, इनफ्लो है। तो नेट आउटफ्लो निकाल लो कितना हुआ, माइनस करके, अब ले रहे हैं ना, इसके बाद टैक्स करेंगे, अब दोनों का टैक्स एक साथ कर देंगे, माइनस करने के बाद टैक्स। भाई ये तुम खर्चे साइड लिखोगे, ये इनकम साइड लिखोगे, कितना है बेटा, 61, 120, कौन सा कंपाउंडिंग फैक्टर, ऐसा कहाँ कहा गया है, नहीं कहाँ कहा गया सवाल में तो बताओ, ऐसा सवाल में बोला कहाँ गया करने के लिए, बोला कहाँ गया है री इन्वेस्ट करने के लिए, हम ये कह रहे हैं। गरीब आदमी है तभी तो मशीन बेचनी पड़ रही, वही मशीन वापस लीज पे ले रहा है, और तुम सोचो कि अपना मोबाइल बेच के फिर काहे किराए पे लोगे वही मोबाइल, गरीबी चल रही है, उसके बाद पैसा कहाँ है, इसे तो ऐसी हरकतें करनी पड़ रही, कहाँ री इन्वेस्ट कर पाएगा वो इंसान। और री इन्वेस्ट करते बोले सवाल में तब कर पाओगे, अपने मन से थोड़ी ना, फिर तो टर्मिनल वैल्यू लग जाएगा ना अप्रोच पे, एनपीवी का मतलब क्या है, बोले तो टर्मिनल वैल्यू से लगाओ तो लगाते हैं हम लोग, जब तक टर्मिनल वैल्यू नहीं बोल रहा है इसका मतलब क्या है, इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप। तो इसको नेट ऑफ टैक्स कर लो बेटा, नेट ऑफ टैक्स, टैक्स माइनस कर दो 40%, 40, 343, ये हर साल आपके पास क्या हो जाएगा,
इसके बाद ये 330 जो इन्वेस्ट किए थे ये लास्ट ईयर में मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके आउटफ्लो हो रहे हैं और एक जीरो पीरियड में भी कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, एक क्या होगा हमारा, जीरो पीरियड में भी कैश आउटफ्लो होगा। और एक मिल जाएगा ये 330 हमें लास्ट में वापस। तो फिफ्थ ईयर में एक हमारा कैश इनफ्लो आ जाएगा 3,30,000 रुपए। यहीं लिख देते चलो। अच्छा, रिलाइज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है वो अब टूट गया है और जो 3,30,000 डिपॉजिट किए थे वो पैसा मिल गया है। ठीक है, और अब इनका निकाल लो क्या अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब देखो यहाँ हर साल का सेम ही रिजल्ट है तो तुम एक ही साथ में कर सकते हो, तो आपको 5 5 बार लिखना नहीं पड़ेगा। कर दे क्या वैसा, मतलब आपके लिखने के लिए आराम रहेगा कॉपी में, थोड़ा सा वैसा कर देते हैं। ऑप्शन 1 में हमने लिख दिया लीज रेंट, जो आप 90,000 रुपये पे करोगे। इसके बाद इंटरेस्ट आप अर्न करोगे 28,875 रुपये का। तो नेट आपने बताया था कितना आया था, 61,125। इसमें से टैक्स चला जाएगा 34% का, और वो माइनस करने के बाद 40,343। ये आपके हो जाएंगे रिकरिंग कैश आउटफ्लो, हर साल पैसा जाएगा ये। ठीक है, अब इससे हम एनपीवी निकाल सकते हैं। जीरो पीरियड में हमारा पैसा जाएगा जो हम क्या करेंगे, नई मशीन खरीदने में लगाएंगे। ठीक है, नई मशीन खरीदने में जो पैसा लगाएंगे, कितना लगाएंगे हम लोग, लीज पे लिया तो जीरो पीरियड में कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है, मशीन बेचा, पैसा आया, उसको भी इन्वेस्ट कर दिया, अपने पास ना जीरो पीरियड में कुछ आया है ना गया है। 1 से लेके 5 साल तक आपके इतने पैसे जाएंगे, ये जा रहे हैं पैसे। ठीक है, तो माइनस में लिख दिया है। और 5वें साल 330 आएगा, ये इन्वेस्टमेंट जो टूटेगा उसका पैसा आएगा। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट आप तोड़ दोगे, इन्वेस्टमेंट खत्म, 330 जो जमा किए थे वो क्या हो गया, वापस मिल गया। ठीक है, अब इसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। जो आउटफ्लो है वो माइनस में लिए हैं, जो इनफ्लो है वो प्लस में लिए हैं। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दोगे, रेट कितना बताया था, 12%, 3.605, और फिफ्थ ईयर का है 0.567। तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कैश फ्लो की, जिसको आप एनपीवी कहोगे। इसमें इनफ्लो भी लिख दिया है, आउटफ्लो भी लिख दिया है। हाँ बेटा, 41,673 रुपये, यानी कुल मिला के इसमें आपकी एनपीवी आई है 41,673 रुपये। मतलब इन्होंने सोचा कि जो मशीन हमको साला 5 साल बाद बेचनी है, अभी बेच डालते हैं। बेचने के बाद क्या कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, इन्वेस्ट कर दिया, वहां से ब्याज कमाने लगे, और रेंट देना पड़ा तो रेंट देने लगे। ठीक है, कुछ लोग आज भी जो तगड़े बिजनेसमैन होते हैं, तगड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो अपना घर तक नहीं खरीदते, ये समझ लो। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं कि 60 60 70 70 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, लेकिन वो सब पैसा क्या है, इन्वेस्ट करके रखा है। घर किराए पे लेके रहने। कल ही में एक बंदे का इंटरव्यू सुन रहे थे, अगर होगा मेरे फोन में तो हम तुम्हें भेज भी लेंगे, सुन लेना। उसका इस समय पोर्टफोलियो है 52 करोड़ रुपए का। मतलब जो इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, वो उसकी वैल्यू 52 करोड़ है। और मुंबई में
3 लाख रुपए महीने के रेंट पे रहता है। जिस मकान में हम रह रहे हैं उस मकान की वैल्यू 12 करोड़ रुपए है। तो उसको अगर परचेज करें तो 12 करोड़, कह रहा हम परचेज करेंगे भी महंगा पड़ेगा। कह रहा जिससे हमने किराए पे लिया उसने 3-4 साल पहले खरीदा था, उसने 12 करोड़ का खरीदा था, समझ रहे हो। कह रहा वो बेचेगा तो 12 का तो बेचेगा नहीं। अगर मान ले 12 का ही बेचेगा तो 12 करोड़ इनको दें और हमें केवल 3 लाख रुपए का रेंट पे करना पड़ रहा हर महीने। तो साल भर का हो गया 36 लाख। परसेंटेज निकाल लो, 36 लाख का रेंट जा रहा है 1200 लाख रुपए की वैल्यू पे। तो 3% सालाना रेंट जा रहा है। कह रहा है कि अगर इसकी एफडी भी करा देंगे तो 8% ब्याज मिलेगा। अगर हम बेवकूफ थोड़ी ना कि 12 करोड़ रुपए लगा दें केवल 3 लाख महीना बचाने के लिए। या वैसे तो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जहां हमें 12 से 15% की बचत होती है। यहाँ तो केवल हम सेविंग बैंक अकाउंट में डाल दें, एफडी तो भूल जाओ, तो भी 4% ब्याज मिलेगा। तो कह रहा 12 करोड़ हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं, वहां से 12-15% कमाते हैं, मिनिमम 10% तो कमाते ही कमाते हैं। उसका आता है साल भर में इस 12 करोड़ से 1.2 करोड़। उससे कहता है 36 लाख का हम रेंट पे कर देते हैं, बाकी तब भी बच रहा है कि घर में चाहे आग लग जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे पूरा घर दग जाए, हमारे पिताजी का क्या जा रहा है, हमारा पोर्टफोलियो तो बना ही हुआ है ना। तो ना मेंटेनेंस का खर्चा है, ना पुताई खर्चा, ना लिपाई खर्चा है। तो जो तगड़े बिजनेसमैन या इन्वेस्टर होते हैं वो अपने घर जैसी चीजों पे भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये समझ लो तुम। हाँ, अरे बढ़ तो रही है वैल्यू, लेकिन उसको ऐसा समझ में आ रहा है ना कि हमारा तो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, क्योंकि 3% बहुत कम हो गया ना, समझ लो। तो कुछ लोग होते हैं भाई नहीं करते हैं, बाकी प्रायोरिटी होती है सबकी अपनी अलग अलग। किसी को लगता है घर भाई बनाना जरूरी है तो बनाता है आपका, किसी को लगता नहीं बनाना जरूरी तो नहीं बनाता है। तो अपना अपना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं रेंटेड कार से आज भी चल रहे हैं। तो छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे मोटे तो बात तो है ही नहीं, तो रेंटेड कार से चलेगा ही चलेगा। बात है कि जिनके पास कैपेबिलिटीज है वो भी कार नहीं खरीदते, ये समझ लो। जैसे एक म्यूचुअल फंड है तुम्हारा, बॉन्ड करके है कुछ, तो उसकी जो म्यूचुअल फंड के वो होते हैं ना हमारे जो देखते हैं म्यूचुअल फंड, क्या बोलते हैं उनको, इन्वेस्टर मैनेजर, तो सीए है वो लड़की। ठीक है, उसके पास कह रही है कि मेरे पास एक कार है वैगनार, उसे चल रहा है अभी तक। ये 10 साल पुरानी हो गई लेकिन उससे सपना चल रहा है। कह रही कार हमारी जो है डेप्रिसिएबल एसेट होती है, कार में अगर खरीदूंगी 20 लाख रुपए की तो वैल्यू धीमे धीमे करके गिर हो जाएगी। कह रही मैं केवल इन्वेस्ट करता हूँ एप्रिसिएबल एसेट में, लैंड बिल्डिंग शेयर मार्केट इन सब में। मैंने कार वार में कौन इतना लगाए, एक कार है काम चल रहा अपना जाओ। ये ज्यादा कहीं भोकाली जगह जाना होता किराया मंगा लेते हैं, चले जाते अपना एक दिन के लिए, बात खत्म हो गई। और यहाँ क्या होता है, गरीब आदमी पता लगा नौकरी लगी 8 लाख की, एक साल बाद काल लिया हुआ, सैलरी पर हाउसिंग घुसी जा रही है साली, समझ रहे हो। पता लगा 35 हजार की नौकरी है, कहीं नहीं 2 महीने बाद आईफोन चाहिए, 35 हजार इकट्ठा करके पहले आईफोन ही उनको खरीदना है, समझ रहे हो। वो कहाँ बड़े बन पाएंगे, उसी में अपना काम चलता रहता है। तो इसलिए इन्वेस्टिंग बहुत अगली तगड़ी चीज होती है। चलो धीमे धीमे करके सीखो। तो इस ऑप्शन में कुल मिला के एनबीवी इनकी कितनी आएगी, 41,673 रुपए। दूसरा का ऑप्शन क्या है इनके पास, दूसरे ऑप्शन में भी मशीन बेच ही देंगे ये 5 लाख रुपए की, और 3,30,000 इनके पास आएंगे, लेकिन उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसी 3,30 में और पैसा लगा के 4 लाख की एक मशीन खरीदे ले रहे हैं। क्या कह रहा है, एक डेल्टा कंपनी है इनको अप्रोच करती है, और डेल्टा कंपनी कह रही है कि हम एक मशीन सेल कर रहे हैं कितने में, 4 लाख में तुम खरीद लो बेटा, इस मशीन को जाने दो। 3,30 में गई ये मशीन, ठीक है।
3:30 में मशीन चली गई। दूसरी मशीन 4:04 को दिए दे रहा है, तो इनकी जेब से कितना पैसा जाएगा? 70,000। सेकेंड ऑप्शन में जीरो पीरियड में जो उनका कैश फ्लो होगा वो 70,000 जाएगा। ठीक है, 70,000 कैसे जा रहा है वो भी नीचे लिख देंगे वर्किंग नोट बना के। 4 जा रहे हैं, 4 और 3:30 पुरानी मशीन बेच के आए थे। ठीक है, और क्या लगेगा इनके पास? फिर ऐसे में जो मशीन आप लोगे, इस मशीन को आपको 5 साल तक मेंटेन कराना पड़ेगा, इसमें 15,000 खर्चा है। ये मशीन को जानते हो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि समझ लो लीजर तुमको दे रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से। अभी तुम हमें 4 लाख दे दोगे, मशीन तुम खरीद लोगे, एग्रीमेंट ऐसा हुआ कि 5 साल बाद फिर वापस हम तुमसे खरीद लेंगे, और 5 साल तक मशीन तुम अपना चलाओगे, 15,000 खर्चा करोगे। तो जीरो पीरियड में हमें 4 लाख देने हैं, लेकिन पुरानी मशीन बीच के 3:30 आ गया तो 70,000 देने पड़े। फिर 1 से लेके 5 साल तक 15,000 और जाएंगे जो उस मशीन का मेंटेनेंस कराएंगे ना। और 5 साल बाद उस मशीन को हम क्या करेंगे? 1 लाख में उसी इंसान को बेच देंगे। ये हमारे इनफ्लो और आउटफ्लो हो गए। ठीक है, जीरो पीरियड में हमारी जेब से 70 जा रहा है क्योंकि 4 लाख का देना है नई मशीन का, और पुरानी मशीन के बेचू कितना पैसा हुआ? 3:30। 15,000 हर महीने खर्च, हर साल खर्चा होंगे। ठीक है, और 5वें साल में क्या होगा? 1 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन इस वाले में जैसे आपने नेट ऑफ टैक्स कर लिया था, यहां भी आपको टैक्स करने हैं। ये 70,000 रुपए जो जाएंगे आपके एक्स्ट्रा, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें टैक्स की बचत नहीं होगी। 70,000 जो हम नई मशीन खरीदने में पे कर रहे हैं उसको पीएल में थोड़ी लिख सकते हैं। ऐसे 1 लाख जो आखिरी में बेच के आएगा वो पीएल में नहीं आएगा, लेकिन जो 15,000 हर साल आप पे करोगे मेंटेनेंस के, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा। तो 15,000 में 34% माइनस कर लो, यहां लिखेंगे 9900, बाकी वर्किंग नोट में कैलकुलेशन सबके लिख देंगे, चिंता मत करो। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, जीरो पीरियड का होता है भैया 1। 1 से लेके 5 साल का समय भी बताया था, 5वें साल का जो पैसे जा रहे हैं माइनस में लिखोगे, जो आ रहे हैं प्लस में लिखोगे, और इससे आ जाएगी अपन की एनपीवी। मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ, यहाँ 70,000 आ गया माइनस में, इसका बताओ किस पे? 4 लाख पे 100% वाले में आ रहे हैं क्या ये लोग? उसकी टैक्स सेविंग भी कंसिडर कर लेंगे। 4 लाख की मशीन खरीदोगे, तो फर्स्ट ईयर में एक टैक्स सेविंग भी आ जाएगी। चलो उसको भी लपेट लेते हैं, बाकी सब ये वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा हम लोग को। एक और लिख लेना, 4 लाख का निकालो 34% कितना हुआ? 136। 136 ले लो, 0.893। ये सब क्या है अभी लिख रहे हैं, 2 मिनट का सब रखो बस। और ये पैसे आपके पास टैक्स सेविंग हो रही, पैसा आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो। 1 21 448, इसको मल्टीप्लाई करके 356 90, प्लस माइनस करो, इन पीवी बताओ। अच्छा, चलो मल्टी प्लस माइनस करो और वैल्यू बताओ कितनी आई। 72,458। 72,458। अब बताना।
बाकी सब बता रहे हैं कि हमने क्या क्या कैसे कैसे किया है, एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करो। अब बताओ एनपीवी कितनी आई? 53,180। इस वाले में एनपीवी ज्यादा है तो इनको चूज करना चाहिए ऑप्शन। अब एक एक वर्किंग नोट समझो बेटा। वर्किंग नोट नंबर 1 ये 70,000 कैसे आया? वर्किंग नोट नंबर 2 ये कैसे आया? वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4, सबके वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे एक एक करके। वर्किंग नोट नंबर 1, जीरो पीरियड में कैश आउटफ्लो क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 4 लाख, सेल ऑफ ओल्ड मशीन 33, तो 70,000 हो गया आपका नेट कैश आउट। ये वर्किंग नोट नंबर 1 समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वर्किंग नंबर 2, टैक्स सेविंग ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीन ड्यू टू 100% depreciation इन फर्स्ट ईयर। 4 लाख की मशीन खरीदोगे तो 4 लाख पूरा पूरा आप डिप्रेशन दिखा पाओगे? ऐसा सवाल कह रहा है कि 100% डिप्रेशन वाले स्लॉट में हो, तो जितना आप डिप्रेशन दिखाओगे उसमें 34% की बचत होती। तो 4 लाख का डिप्रेशन दिखाओगे आप पीएल अकाउंट में, तो 4 लाख का 34%, 1,36,000 का क्या हो गया आपका? टैक्स सेविंग या टैक्स सील्ड हो गई। ठीक है, ऑन डेप्रिसिएशन, ये भी समझ में आ गया। वर्किंग नोट नंबर 3, मेंटेनेंस चार्जेस जो आप पे करोगे 15,000, इसमें भी टैक्स की सेविंग होगी 34%, निकाल लो तो 5100 आ रहा है। और ये नेट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स माइनस करने के बाद जो अपना खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 99। तो मेंटेनेंस कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स आ गई कितनी? 99। ये भी समझ में आ रहा होगा। और वर्किंग नोट नंबर 4, आखिरी में जब 1 लाख की मशीन बेचोगे तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। सैलवेज वैल्यू आएगी 1 लाख की और इस पर टैक्स चला जाएगा कितने का? क्योंकि उसकी डब्ल्यूडीवी तो जीरो हो गई ना, 34,000 का टैक्स जाएगा। आपका नेट सैलवेज वैल्यू जो आपको इन्फ्लो मिलेगा वो 66,000 होगा। तो किस हिसाब से ये फिगर्स आई हैं वो हमने यहाँ निकाल के लिख दिया। अब सारा सवाल समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो गया बेटा सबको? इस तरीके से किया जाएगा, इस तरीके से लगाया जाएगा। ये सब सवाल ऐसे हैं कि हाँ, एक दो बार ट्राई ट्राई करेगा, लिखेगा, लगाएगा, तब दिमाग में सेट होंगे, अदरवाइज तो फिर ऊपर से चला जाएगा बेटा। कब का था ये क्वेश्चन हम लोग का? दिसंबर 22, दिसंबर 2022। तो कुछ सही तरीका जानते हो क्या है? एक हम तुम्हारी जगह पे होते तो मैं एसएफएम की बनाता 7-8 कॉपियां, एक एक चैप्टर की एक एक कॉपी। रीजन समझ रहे हो? तो तुम्हारा एक चैप्टर खत्म होगा, तब तक तुम्हारे सारे सवाल खत्म नहीं हो पाएंगे, तुम सारे लगा नहीं पाए होगे, कुछ के फोटो पड़े होंगे, कुछ फोटो पड़े होंगे, कुछ ऐसे करके बैठे होगे, एग्जाम टाइम में ऐसे खोजते रहते हो। एक कॉपी बनाते, उसमें केवल चैप्टर नंबर 1, बुक से, स्कैनर से, सारा पूरा सारा नोट, सारा कॉपी उसी में है सब कुछ।
कि पहले चैप्टर कुछ देखना होगा तो वही कॉपी खुलेगी और एक एक करके सारा रिवाइज करेंगे कॉपी वाइज। जो कॉपी में पहला सवाल लगाया है, चाहे वो बुक का हो तो किताब खोलनी है, स्कैनर का हो स्कैनर खोलना है, लगाना है। दूसरा सवाल जो है रिवाइज करना है, तीसरा सवाल जो है रिवाइज करना है, चौथा सवाल जो है रिवाइज करना है। ऐसे पहले चैप्टर में ही देखोगे स्कैनर प्लस बुक प्लस वर्क बुक ऐसा मिला के देखोगे तो कम से कम 80 क्वेश्चंस बनेंगे सारे मिला के। ठीक है, एडिशनल और इलिस्ट्रेशन और सॉल्व्ड क्वेश्चन है ना, और वर्कबुक के 15-16 सवाल प्लस स्कैनर में 50 पन्ने के सवाल, ये सब है ना, कुल मिला के 70-80 क्वेश्चन बनेंगे। जब इतने 70-80 क्वेश्चन कोई रिवाइज करके जाएगा तब वो बेटर पोजीशन में होता है। ये कोई एक चैप्टर की कहानी थोड़ी नहीं कि पहले चैप्टर में इतना ही है, लगभग लगभग हर चैप्टर में ही इतना ज्ञान आएगा मोटा मोटा। और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो इससे भी ज्यादा है। तू को साग, हाँ 2 कॉपी वो भरी पड़ी है इसकी, तो इसमें इस अप्रोच के साथ करना पड़ेगा। वो प्लस फाइनल में रोल प्ले करता है क्या ट्रेनिंग वाला भी, भाई ट्रेनिंग पे भी जाना है आदमी को, वो भी काम करना होता है। जिन लोग के भी ट्रेनिंग ऑन गोइंग है, जिन लोग के तो खत्म हो गई, मौज कर रहे हैं आराम से, ठीक है, तो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हैं, ना सही से पढ़ाई कर रहे हैं ना सही से ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग भी खत्म हो गई, पढ़ भी नहीं रहे हैं। और जो ट्रेनिंग पे बेचारे जा रहे हैं वो सोचते हैं कि साला हम पढ़ेगा क्यों राज, उन लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा, मतलब पढ़ने की इच्छा तो है ज़्यादा, ज़्यादा पढ़ लें आज 8 घंटे पढ़ें, लेकिन वो टाइम कंस्ट्रेंट में फंसे हुए हैं कि भाई इतना टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जिनकी भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, ट्रेनिंग पे नहीं जा रहे हैं, एक एक मिनट का सदुपयोग करें पढ़ाई में, समझ लो, अभी उनका बेनिफिट है। ट्रेनिंग पे जाने का कष्ट, पढ़ाई ना कर पाने का कष्ट उन बच्चों से बोलो, ये तुम्हें लोग फेस किए होंगे जब ट्रेनिंग पे जाते रहते थे, तो अब तो नहीं जा रहे हो तो एक एक मिनट का पढ़ाई में योगदान होना चाहिए, तभी मजा आ पाएगा। अब आदमी सोचे कि भाई सही हवा में कर लेंगे तो फिर फाइनल है भाई, समझ रहे हो? फाइनल में ऐसे हवाबाजी नहीं चल पाएगी। ऐसे ऐसे बच्चे मतलब तुम्हें बता देंगे, मतलब इंटर में तो हमसे नहीं पढ़ती थी, इंटर में उसने खुद से पढ़ के रैंक निकाली थी, सोचो तुम कितनी तगड़ी होगी पढ़ने में। आईटी मेट्रो स्टेशन के बाद उसका ऑफिस है, वहीं काम करती। फाइनल में हमारे पास आई थी, 2 सब्जेक्ट उसने पढ़े, एसएफएम और कॉस्ट, और इंटर में उसके ऑल इंडिया 36 रैंक थी, खुद से पढ़ के। तो हमारे पास भी नहीं पढ़ा उसने, कहीं भी नहीं पढ़ा, अपना स्वयं पढ़ा, जितना पढ़ा मेहनत करी, और ऑल इंडिया 36 रैंक। और फाइनल में अभी तक एक ग्रुप भी पास नहीं हो पाई। तो इंटरमीडिएट में रैंक आने के बाद उसकी कहीं पे जॉब वॉब लग गई, उसने अपना ट्रैप ऐप सीखा था, तो उसके बिहाफ पे जॉब लग गई। अभी भी 70-75 हज़ार रुपये उसकी सैलरी इस समय, बिना सीए में क्वालिफाई हुए। स्टार्टिंग ही उसकी 30-32 हज़ार से हुई थी, तो 70-75 हज़ार बोल रही है। लेकिन अभी भी उसके दिल में ये रोज रहता है कि काश कंप्लीट हो जाता तो एक अलग कहानी होती। हाँ, अच्छा यार, उसी फोन में है, चले फोन में लॉगिन नहीं है ना। हाँ उसमें देखो एक्साइटल का ऐप होगा, उसी से क्वेरी रेस होती है। ठीक है, देख कर लो उनको, जब फ्री होते हैं बता देगा कैसे होता है। तो मतलब फाइनल में वो सब बच्चे भी लटक के रह जाते हैं जिनकी पता लगा ऑल इंडिया रैंक आई होती है इंटरमीडिएट में। फाइनल का लेवल ऐसे भी समझ लो, तुम लोगों प्रबल तुम लोग के साथ पढ़ा है, एक दो बच्चों के साथ, इंटरमीडिएट में उसकी रैंक थी, ठीक है, फाइनल में रैंक नहीं आई। थोड़े से
कम मार्क्स रह गए। और थोड़े से कम मार्क्स रहने की वजह से कह लो बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट नहीं हो पाया। और जितनी कैपेबिलिटीज उसके अंदर है, जितनी नॉलेज उसके अंदर है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं प्लेसमेंट तगड़ा नहीं हो पाया। हो सकता है साल भर में 6 महीने में कहीं और अच्छी जगह हो जाए, जो अभी लगे इन सबसे बेहतर उसको मिल जाए। अभी की पिक्चर तो यही है। तो इसलिए अगर नॉलेज नहीं होगी या कम नॉलेज होगी, मतलब जो तुम सोचो कि नॉलेजेबल बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, तो कम नॉलेज वाले को कैसे भगा देते होंगे प्लेसमेंट वाले, समझ ही सकते हो। लेकिन नॉलेजेबल बच्चे का नहीं हो पा रहा प्लेसमेंट सही से, और उसको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है अच्छे जॉब के लिए। अगर कम नॉलेज रहेगी तो क्या ही प्लेसमेंट में लोग करते होंगे, समझ सकते हो आप। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि बिना नॉलेज गेन करे, बिना चीजों को समझे, बिना सीखे इस फील्ड में आगे कुछ कर पाओगे, वो बड़ा टिपिकल। अच्छा, बाकी हल्का फुल्का तो अभी मिल सकता है, इतनी नॉलेज आ गई कि 20-25 हज़ार की अपना नौकरी मिल जाएगी। लेकिन 20-25 हज़ार से कितने दिन घर चल पाएगा वो समझ ही सकते हो। 20-25 हज़ार में जब तक आप अकेले हो तब तक अपना जीवन यापन कर सकते हो, वो भी खुशी से, वो भी नहीं हो पाएगा। अभी आपको वही स्टाइपेंड मिलता है 4-5 हज़ार, तो लगता है कि 25 हज़ार कितने ज्यादा होते हैं। इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाएगा, घर वाले भगा दें कि मैं 25 हज़ार कमा रहा हूँ, अपना गुजर बसर करो जाके, बस औकात समझ में आ जाएगी। पीजी वीजी मिल जाता है 3 हज़ार 4 हज़ार किराए पे, जहाँ 2-2 3-3 लौंडे एक साथ रहते हैं। अकेले का सेपरेट ढूंढोगे 10-12 हज़ार रुपए का रेंटल आएगा 2 कमरे का आजकल मिनिमम। खाने पीने में लगता है कि हाँ कम पैसा खर्चा होता है, तो इतना कम लगता तो टिफिन थोड़ी ना 70-70 80-80 रुपए के 100-100 रुपए के बिक रहे होते। तुम लोग भी मंगाते होगे ना टिफिन, कितने रुपए का देता है? 30 रुपए का? अबे ये कौन सा टिफिन है भाई? कौन सा टिफिन है 30 रुपए में आ रहा है? 30 का आता है क्या? रोटी सब्जी मंगाती हो बस? या रोटी सब्जी भी कोई खाना है? कल रोटी सब्जी खा के जिंदा हो, शाम को वही 30 वाला। अरे 50-60 वाला मंगाओ, इतना पैसा क्या बचाना है? हाँ बेटा। अब तो सब उसी बना के देगा रे भाई। देख लेना कहीं नाली वाले की पानी से रोटी वोटी तो नहीं सब भून भून के दे रहा है। 30 रुपए में सिर्फ क्या कॉस्ट निकलेगी भाई? क्वालिटी नहीं दे पाएगा ना थोड़ा सा। एग्जाम 35 का हो जाता है। हाँ तो 30-35 में क्या दिखते हैं? जब बच्चा देते पनीर के तुमको दे देंगे वहाँ हैं? अरे थोड़ा सा देखो, कहीं अच्छी जगह से मंगाया करो बेटा, 50-55-60 वाला, जहाँ पे थोड़ा वैरायटी दे। उसी जगह से गाहक मंगा लो जो आलू की सब्जी डेली दे रहा है। कोई दूसरा टिफिन वाला देखो जो बदल बदल के देता हो। टिफिन वाले बहुत हैं, जिसकी जैसी सर्विस है वैसी कॉस्ट लेगा वो। एक पहले थे तो शुक्ला जी वो भेजते थे, हम लोग कभी कभी इसे नहीं खाते तो कभी कभी मंगा लेते, तो उससे तो बढ़िया था उसका खाना। तब वो 80 रुपए में देता था, अब तो 120-130 में होगा उसका टिफिन। बढ़िया एकदम, 4 टिफिन का डिब्बा, दाल चावल रोटी सब्जी, टीवी लगा के बढ़िया प्रॉपर, इतना था मस्त। जब भी टिफिन मंगाते थे अलग ही आता था नया उसका कुछ। उसका कोई मेन्यू नहीं करा, बढ़िया देंगे बस ये समझिए आप। क्या आएगा वो तो खुद नहीं पता है, हमको सब बना देते हैं लोग। बढ़िया बेचता था वो।
चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, एग्जाम्पल का दर्जा भी फाड़ दिया तुमने। ये खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, सही से खाओ पियोगे नहीं तो फिर दिक्कत आएगी ना। हम्म? रात में? रात में बनाते हो तुम्हारा मैनेज हो जाता है, रात में अपना बना बना खा लिया सब। मतलब फिर वही 30 वाला टिफिन। हाँ? 3-4 साल तो ऐसे ही चल रहा है। चलो, जितने दिन चल जाए उतने दिन ठीक है। चलो अब ये एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, भी टाइम हल्का फुल्का निपटा देते हैं। ये भी थोड़ा बड़ा सवाल देखने में लग रहा है, लेकिन क्या करोगे, करना तो पड़ेगा ही। चलो फटाफट पढ़ लो, जून 23 तक आ गए हो, ऐसे चल चल के जून 25 तक जाना है बस। सस्ती लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास एक मशीन जेड 10 साल पुरानी है और बैडली इन नीड ऑफ ओवरऑल। ठीक है, तो ओवरऑल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मशीन को। ओवरहॉलिंग में ये सब पैसे खर्चा होंगे, मोटर जनरेटर चेंज होगा 17.5 लाख रुपए का, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आएंगे 5 लाख की, पेंटिंग वगैरह होगी 2.5 लाख और खर्चा होगा, कुल मिला के 25 लाख। ठीक है, तो 25 लाख रुपए आपके जाएंगे अभी जीरो पीरियड में, तो उस मशीन की हो जाएगी क्या, ओवरहॉलिंग। तो ये सारे एक्सपेंडिचर कैसे हैं, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर, यानी इस पे कोई आपको टैक्स का फायदा नहीं होगा। डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर विद सैलवेज वैल्यू नील, यानी इस पे आप एसएलएम मेथड से आप क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, उससे आपकी थोड़ी बहुत टैक्स की सेविंग हो सकती है। पोस्ट ओवरहॉल, ओवरहॉल कराने के बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट भी खर्चा होगी एज फॉलोज इन द फर्स्ट ईयर, फ्यूल लगेगा, लेबर मेंटेनेंस अदर, ये सब पैसा खर्चा होगा। सब पैसे का सम करो जरा कितना आया बताना। तो 17.5, 25, 40, 45। इसके बाद कहना है दीज कॉस्ट इंक्रीज 5% पर annum विद इन्फ्लेशन, तो पहले साल में तो ये खर्चा होगा और उसके बाद 5-5% का इन्फ्लेशन लगेगा, ऐसा हम नहीं सवाल कह रहा है। मशीन जेड हैज जीरो बुक वैल्यू विद ओल पार्ट 1 to 3, समझ रहे हो, मतलब टोटल जो 3 पार्ट हैं उसकी बुक वैल्यू निल है, बट क्या कह रहा है 1 to 3 जो है कैन बी सोल्ड फिट फॉर 2 लाख, and difference between these value will be charged to tax at 25%, which also the corporate tax rate expected to valid for the next year। अरे कुल मिला के पुरानी मशीन से 2 लाख रुपए सब आएंगे, यही 3 पार्ट बदलेंगे, बाकी कोई रेस्टोरेंट नहीं। इनके जो 3 पार्ट निकाल के चेंज, भाई ओवरहॉलिंग में क्या कर रहे हो, यही 3 पार्ट निकाल के तो बदला ही रहे हो, तो पूरी मशीन थोड़ी बेच रहे हो। इनके जो खराब वाले जनरेटर निकला होगा, खराब वाला मोटर निकली होगी, खराब वाला इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट निकला होगा, पेंटिंग में क्या है तो बेच पाओगे, तो वो सब बिकेगा आपका कितने में, 2 लाख में, लेकिन 25% टैक्स में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली 1.5 लाख। फिर कह रहा है इंस्टॉलेशन वगैरह कराओगे नई मशीन का। हर्ष, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी हम फोन करते हैं 11 बजे तक तुम्हें। हाँ बताओ। क्या डालो वहां पे, ठीक। ये हाँ हाँ बेटा। लगातार फोन आ रहा है, हेलो।
चलो वापस आ जाओ। तो 1.5 लाख में पुरानी मशीन निपटेगी टैक्स भरने के बाद, तो अल्टीमेटली 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। फिर बोला इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू ब्रांड सेट ऑफ पार्ट, मशीन इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, जो पार्ट बदल रहे हो उसकी बातें चल रही हैं। इंस्टेड ऑफ ओवरहॉलिंग पार्ट 1 to 3 मीन्स अ कॉस्ट ऑफ 40 लाख विद डिप्रिसिएबल सिमिलर टू ओवरहॉलिंग। मतलब ये क्या है रहा है कि एक तो ये तीनों पार्ट ओवरहॉल करा दो, ठीक है, तीनों पार्ट तो क्या करना है, ओवरहॉल। मतलब कुल मिला के ये है कि मोटर जनरेटर बदल नहीं रहे हो, मोटर में तार फूक गया तो चेंज कराए दे रहे हो, जनरेटर में कुछ हैंडल हैंडल खराब हो गया तो सही कराए दे रहे हो। अब इसमें क्या है ना कि नहीं नहीं बदलिन दो एकदम, उन पार्ट को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, पुराना सोल्ड करके नया ले लेंगे। और इसमें कितना लगेगा, 40 लाख रुपए। तो इस रिप्लेसमेंट में आपकी फिर जो कॉस्ट लगेगी, ये जो लग रही थी ये वाली ना फ्यूल लेबर पेमेंट 45 लाख का, अगर रिप्लेस कर दोगे तो सिर्फ इतना लगेगा, 20 12 32 8 40। तो यानी पुरानी मशीन को ओवरहॉल करके चलाओगे तो 45 लाख का एनुअल खर्चा, और अगर उसको ये पार्ट रिप्लेस कर दे नई मशीन लग जाएगी। ये तो वो बात हो गई कि एसी में क्या कर दे रहे हो, कंप्रेसर ही चेंज कराए दे रहे हो, एक्टिवा का इंजन ही बदलाए दे रहे हो तो रिफ्रेश तो हो ही जाएगी, फोन का मदरबोर्ड ही चेंज कराए दे रहे हो, वो वाली हरकतें हो गई। तो ऐसे में क्या होगा, मोस्ट इफेक्टिव काम करेगा, और ये सब चीजें क्या लगेंगी, थोड़ी सी कंपेरेटिवली उससे कम लगेंगी। फिर ओवरहॉलिंग और रिप्लेसमेंट वुड बी डन विद इन अ मंथ एंड विड हैव नो इम्पैक्ट ऑन एनुअल प्रोडक्शन। तो मतलब कह रहा है कि तुरंत ही हो जाएगी, उसमें प्रोडक्शन वगैरह पे इस पे कोई असर आने वाला नहीं है। फिर कह रहा है 5 साल बाद इनकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं रहेगी, चाहे आप रिप्लेस कराओ चाहे ओवरहॉलिंग कराओ। बट बाई व्हेन द प्रोडक्शन विल स्टॉप वेदर पार्ट आर ओवरहॉल और रिप्लेस। ठीक है भैया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्या करनी है, 10% के लेनी है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है सवाल की, वो तो देख लो, उसी के हिसाब से तो कर पाओगे आप। तो सबसे पहले आपको बताना है कि अगर ओवरहॉल कराया जाए तो ऐसे में एनपीवी क्या आएगी। फिर बताना है कि अगर उन पार्ट को क्या करा लें, रिप्लेस करा लें तो एनपीवी क्या आएगी। और फिर आपको बताना है, डिसीजन देना है, तो जिसमें एनपीवी ज्यादा आएगी उसको चुन लेंगे, बात खत्म हुई। एक बार आपको ओवरहॉलिंग की एनपीवी निकालनी है और एक बार किसकी निकालनी है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट की। दोनों में जो बेहतर आएगा उसको हम लोग चुन लेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं बेटा। ओवरहॉल की बात करें तो 25 लाख रुपए ओवरहॉलिंग कॉस्ट खर्चा होगी 0 पीरियड में। जून 2023, जून अगर ओवरहॉल कराते हैं तो क्या होगा, 0 पीरियड में आपके 25 लाख रुपए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, या पैसा जा रहा है। इसके बाद मशीन 5 साल चलेगी, पहले साल आपका कैश आउटफ्लो होगा 45 लाख रुपए का। ठीक है, लेकिन वही है, ये तो आपके रिकरिंग खर्चे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या होगा, टैक्स की बचत होगी, जो टैक्स रेट कितने परसेंट है, 25% का है। पहले बात तो 45 लाख पहले साल लगेंगे, इसके बाद 5% बढ़ेगा भी, और इस पे भी टैक्स की सेविंग होगी। ठीक है, तो उस तरीके से आपको समझना है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं पहले 45 लाख, अभी टैक्स माइनस करेंगे। फिर 45 लाख में जरा 5% बढ़ाओ, 47,25,000 प्लस 5% और बढ़ा दें, 49,96,000 नहीं 61,250 रुपया, प्लस 5% और बढ़ा दें तो 52,09,313 रुपया, प्लस अगर 5% और बढ़ा दिया जाए
तो 54,69,778 रुपया। लेकिन इसमें 25% तो टैक्स चला जाएगा, मतलब 25% टैक्स नहीं जाएगा, 25% टैक्स की वजह से बच जाएगा। नेट ऑफ टैक्स कर रहा हूँ खर्चा, नेट ऑफ टैक्स। तो 45 लाख माइनस 25%, 3,37,500। यहाँ देखो कितना आ रहा है, 37,20,938, 390, 6984 और 410224, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये आपके कैश इनफ्लो हर साल लपक लपक के आएंगे। इसमें जब आप चेंज करते हो तो 2 लाख रुपए की क्या हो जाते हैं, पार्ट बिक जाते हैं और 25% टैक्स देना पड़ता है। अल्टीमेटली 0 पीरियड में आपके पास 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। तो इसको यहाँ नेट करे दे रहे हैं, 25 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन 1.5 लाख रुपए पुरानी मशीन को बेच के आ जाएगा। ठीक है, आपकी जेब से सिर्फ 23,50,000 रुपए लगेंगे। तो ये 1.5 लाख रुपए जो है वो क्या है, रिलाइज फ्रॉम ओल्ड पार्ट्स, जो कि 2 लाख माइनस 25% टैक्स। ऐसे लिख दिया तो आपको समझने में कष्ट नहीं होगा, समझ जाओगे 1.5 लाख का बेटर क्या बोल रहा है। बेटा ये बोल रहा है कि जब इन पार्ट को आप सोल्ड करोगे तो 2 लाख में बिकेगा और इस वैल्यू पे टैक्स पड़ेगा 25% के रेट से। अब इनकी आपको निकालनी बेटा डिस्काउंटिंग फैक्टर, जिसको रेट रहेगा कितने परसेंट बोला गया था यहाँ पे, 10% का। तो 0 पीरियड का 1 होता है, 909 होता है, 826 होता है, 751 होता है, 683 होता है, 621 होता है। इनको करना है मल्टीप्लाई और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कैश फ्लो की। हाँ, 0 पीरियड में पैसा जा रहा है तो माइनस में लिखना, बाकी पैसा आ रहा है तो प्लस में लिखना। ओवरऑल सम करके एनपीवी बताने का कष्ट करो। कहाँ पे फर्स्ट ईयर में कितना होगा, 33 लाख। अच्छा, एक जीरो कम लगाया क्या, लगा देते हैं एक जीरो, इसमें भी एक जीरो कम। ठीक। हाँ बेटा, कितना है एनपीवी बताओगे, मल्टीप्लाई करना है, सम करना है। 1,16,00,000, 540। इन लोगों ने निकाला है 1,60,00,000।
टोटल से क्यों करेंगे? इतना कहाँ फर्क आ जाएगा, 1,16,00,000, 1,60,00,000। इस वैल्यू को प्लस में लिख के करो, बस यही गलती करते हैं हम लोग। पैसे आने का कोई मुद्दा ही नहीं है, सब पैसे जाने का ही मुद्दा है। चलो यही 1,50,000 आ रहे हैं तो नेट तो कर ही दिया है भाई। इन सब में भी पैसे खर्चा हो रहे हैं, शुरुआत तो पैसे खर्चा हो रहे हैं, तो सब पैसा जा ही रहा है। केवल ये 1,50,000 आ रहा तो माइनस करके लिख दिया आपने, तुम लोगों ने वो माइनस करके लिख दिया था भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो तुम्हारा आया था उसमें सीधा 23,50 और ऐड कर दो, दुगुना। 43 लाख ऐड कर दो जो तुम्हारा आया था, 1,58,540। तो ये एनपीवी आ रही है फाइनली हम लोग की। इन लोग के 1,60,00,000 चॉकलेट लोग दे दिए लोग। कोई और चीज तो इग्नोर भी नहीं करी हम लोगों ने, पूरा पूरा लिया है, हर चीज सारी कंसीडर भी कर दी। Machine Z has zero book value with all parts 1 to 3, but can be sold to 3 lakh, and difference between these value will be charged to 25% tax. बात तो वही निकल रही है। और इसमें कुछ है नहीं वैसे, अभी तक तो यही रहेगा इसका सोल्यूशन। बाकी देखते हैं, कुछ अगर गलती वलती होगी तो सुधरवा देंगे, ऐसे गलती कोई लग नहीं रही। दूसरा है भैया रिप्लेसिंग, इसमें रिप्लेसिंग में 40 लाख जीरो पीरियड में जाएगा। पुराने पार्ट तो इसमें भी बेचने पड़ेंगे आपको, पुराने पार्ट बेच के 1,50,000 आएगा।
हर साल क्यों आएगा? पुराने पार्ट हर साल तो नहीं बेचते रहोगे। तो टैक्स के बारे में बता रहा है कि वही 5 साल आगे भी चलते रहेंगे। तो टैक्स वाली लाइन लिखी ना कि टैक्स वही जो 25% बोला गया है, यही 5 साल तक आगे भी कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे टैक्स। मशीन बेच के हर साल तो नहीं पैसा आता, तुरंत ही रिप्लेस करोगे उसमें पैसे आएंगे आपके। तो एक यहाँ डाउट क्रिएट हो रहा है कि भाई 2 लाख रुपए के जो पार्ट आप सोल्ड कर रहे हो तो इसमें भी बेचोगे, तो 1.5 लाख रुपए वो भी यहाँ आएगा। और नई मशीन जो 40 लाख मतलब नए पार्ट लगाओगे, इन पे डेप्रेशन आपका पड़ जाएगा। नए पार्ट चेंज कर देते हो तो 40 लाख पे क्या होगा, डेप्रेशन लगना चालू हो जाएगा, बोला है कि डेप्रेशन ऐसे ही लगेगा जैसे ओवरहॉलिंग वाले में लग रहा था। अभी जानते हो क्या इस पार्ट में मेनली जानते हो क्या किया है? एक चीज कंसीडर नहीं करी है, डेप्रीसिएशन। क्योंकि यहाँ जानते हो क्या बोला है कि जो ये कैपिटलाइज करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट पे, इस पर डेप्रीसिएशन भी लगेगा। डेप्रेशन की वजह से थोड़ी सी टैक्स सेविंग होगी, वो कंसीडर नहीं करी है। टैक्स सेविंग कंसीडर कर दोगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे आप इनमें, जो कैपिटलाइज करोगे मतलब एसेट के वैल्यू में जोड़ दोगे, तो इस 25 लाख में इसकी लाइफ 5 साल है, तो 25 लाख डिवाइड बाई 5 करोगे, 5 लाख का डेप्रीसिएशन आएगा। उस 5 लाख का 25% करो तो टैक्स सेविंग आए 1/25, हर साल पैसा बचेगा 1/25। तो या तो इनमें से 1/25 सेविंग माइनस कर करके लिखें, या फिर 1/25 हर साल बचेगा इंटू पीवीएफ कर दो 5 साल का। तो जो 1,25,000 आ रहे हैं इंटू वही 3 पॉइंट कितना होता है इसका सम, 3.791 मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1,63,000 से। समझ रहे हैं लोगों ने क्या किया नाटक। चलो इसको पेंडिंग रहे तो कल कराते हैं इसको आराम से। एक छोटा इसमें दिमाग लगाना होगा तो दिमाग लगा भी ले। फोटो इसकी खींच के रख ली है हमने। एससीएम का टेस्ट ले लें।